हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो सेक्टर पिछले 3 साल से बहुत बहुत बुरी हालत में है। सेक्टर का नाम है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। चाहे वो मैकडी हो, डोमिनोज हो, पिज्जा हट हो, बर्गर किंग हो, बारबेक्यू नेशन हो या फिर KFC जैसी चेन्स हो, ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं पिछले 3 साल से बहुत बहुत बुरी हालत में है। डोमिनोज का स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 45% डाउन है। सैफायर और देवयानी जो KFC की और पिज्जा हट की मास्टर फ्रेंचाइजी है, उनका स्टॉक प्राइस लगभग 55 से 60% डाउन है। मैकडी का स्टॉक प्राइस लगभग 55% डाउन है पिछले 3 साल के अंदर। इसके अलावा अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो वो तो लगभग 70% डाउन है पिछले 3 साल में अपने IPO हाइज के बाद। अगर बारबेक्यू नेशन की बात करूं तो वो पिछले 3 साल के अंदर 90% डाउन है। ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं है। दीज स्टॉक्स हैव बीन हैमर्ड लाइक एनीथिंग। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि 2023 से 2026 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो इन स्टॉक्स की इतनी बुरी पिटाई हुई। However, now comes the interesting part. Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बाद पिछले एक महीने में इन स्टॉक्स के अंदर खतरनाक तेजी नजर आई है। डोमिनोज का स्टॉक ऑलमोस्ट 25% ऊपर है। मैकडी, देवयानी, सैफायर 35 से 40% ऊपर हैं पिछले एक महीने के अंदर। अगर बर्गर किंग की बात करूं तो बर्गर किंग 60% अप है और बारबेक्यू नेशन तो पिछले 6 महीने के अंदर 4 गुना हो चुका है। क्लियरली मार्केट इज सीइंग सम टर्न अराउंड इन दिस सेक्टर। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्या टर्न अराउंड मैजिक फिगर मार्केट को नजर आई है जिसकी वजह से मार्केट का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर बहुत सीरियस हैं तो यू कांट मिस दिस सेक्टर राइट नाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। QSR सेक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से पहले मैं आपको एक मैजिक मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जो हर रिटेल आउटलेट टाइप मॉडल के अंदर अप्लाई हो सकता है। मैट्रिक्स का नाम है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG। यह मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप किसी भी रिटेल बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं तो, चाहे वो ज्वेलरी बिजनेस हो, रिटेल आउटलेट हो या फिर QSR चेन हो। इन सभी बिजनेसेस के अंदर आप नई नई रिटेल आउटलेट्स खोलते हो, नए नए स्टोर्स खोलते हो और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट ट्रैक करती है वो करती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। आखिरकार ये SSSG है क्या? सिंपलीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है उसको अपनी टॉप लाइन ग्रो करनी है तो उसके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि नए नए स्टोर्स खोलने लग जाओ। नए स्टोर्स खोलोगे, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा तरीका है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनकी सेल्स बढ़ा दो। जो नए स्टोर्स खोलने वाला तरीका है ना, वो तरीका मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? सपोज कीजिए आज के दिन में एक कंपनी है, उसके 100 स्टोर है, हर स्टोर से 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज 100 करोड़ रुपए हो गए। अगर कंपनी को अपने रेवेन्यूज 10% से बढ़ाने हैं तो उनको लगभग 12-13 नए स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। मैं 12-13 नए स्टोर्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब भी कंपनी कोई नया स्टोर खोलती है ना, तो उस स्टोर को मैच्योर होने में 3-4 साल लग जाते हैं। यानी आज मैं जो स्टोर खोलूंगा उसकी जो एवरेज सेल होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू वो स्टोर्स जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। जिसकी वजह से मुझे अगर अपनी कंपनी की टॉप लाइन अगर 10% से इंक्रीज करनी है तो मुझे 12-13 नए स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। अब इस तरीके से जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है ना, तो उसमें एक समस्या होती है, आपके मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज क्यों हो जाते हैं? आप 12-13 नए स्टोर्स खोलोगे तो आप हर स्टोर के ऊपर खर्चा करोगे, बिल्डिंग किराए के ऊपर लोगे, लीज भरोगे, उसके बाद नए एम्प्लॉइज की कॉस्ट भरोगे, यूटिलिटीज का खर्चा करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे QSR रेस्टोरेंट्स के अंदर आप खाना बनाने की मशीनरी रखते हैं, है ना, तो ये सब खर्चा होगा आपको नए रेस्टोरेंट्स को खोलने में, जिसकी वजह से आपके EBITDA मार्जिन डिप्रेस्ड नजर आएंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टोर की सेल्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, है ना। तो मार्जिन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप नए स्टोर्स खोल रहे हो। लेकिन अगर आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग स्टोर से सेल्स बढ़ाते हो, यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करते हो, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। रेंट आपको नया नहीं देना पड़ेगा, मशीनरी आपको सेटअप करने के लिए नई नहीं देनी पड़ेगी, आपको यूटिलिटीज का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका सेल्स तो बढ़ेगी
लेकिन जो आपकी कॉस्ट है उस सेल को बढ़ाने के लिए वो उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। However, there is some variable cost involved too. अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपने इसी रेस्टोरेंट से आज के दिन में 1 करोड़ सेल की है और नेक्स्ट साल 1 करोड़ 5 लाख की सेल कर रहे हो। अब 5 लाख की जो आपने एक्स्ट्रा सेल करी है उसके लिए एक्स्ट्रा मसाले खरीदने पड़ेंगे, सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। ये तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे जिस प्रोपोर्शन में आपके पास क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो ऐसे बिजनेसेस जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिलेटिवली कम है, 30% 40% के आसपास है, तो उस केस के अंदर आपको यूजुअली ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है। आपकी सेल्स तो बढ़ती ही बढ़ती है लेकिन आपके मार्जिन्स कहीं ज्यादा स्पीड से एक्सप्लोड होते हैं। अब ये 100 करोड़ वाला एग्जांपल मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं कि मार्जिन्स कैसे एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 10% ईबिटा मार्जिन पे काम करने वाला बिजनेस है जहां पर आज के दिन में 100 करोड़ के आसपास की सेल्स हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि 30 रुपए के आसपास का खर्चा खाने के ऊपर हुआ है और 60 रुपए के आसपास का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है। इसी एग्जांपल में अगर इस कंपनी ने नए स्टोर्स नहीं खोले लेकिन एग्जिस्टिंग स्टोर से आपने 5% एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट की है, तो उस समय आपके ईबिटा के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो 30 रुपए के आसपास थी वो बढ़ के शायद 32 रुपीज हो जाएगी या 31.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी, है ना। लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी 60 रुपए के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी के जो ईबिटा है वो 10 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ हो जाएगा। आप बात समझिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5% से ग्रो हुई है लेकिन कंपनी के ईबिटा ग्रो हो गए हैं 35% से। इट्स एन एक्सप्लोजन। इसीलिए मार्केट को जब भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती है वो बहुत बहुत पसंद आता है क्योंकि मार्जिन एक्सप्लोड हो जाते हैं उसके बाद। मार्केट हमेशा इस तरीके के बिजनेसेस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करती है। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, जो पिछले 3 साल से मोस्ट ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स के अंदर थी, तो मार्केट इन बिजनेसेस को पनिश करेगी, जैसा कि आपने यहां पर देखा। लेकिन अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो जाती है, जैसा कि इस क्वार्टर के अंदर नजर आया, मार्केट विल रिवॉर्ड दीज बिजनेसेस लाइक एनीथिंग। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सारा बिजनेस समझ में आ जाएगा, पूरा सेक्टर समझ में आ जाएगा, आपको ये टर्न अराउंड बहुत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट 3 साल के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की फिगर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर। मैकडी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है पिछले 2 साल से। केएफसी, चाहे वो देवयानी के पास हो या सफायर के पास हो, पिछले 2.5 साल से नेगेटिव SSSG दिखा रहा है। बर्गर किंग एक एक्सेप्शन है क्योंकि इनकी SSSG नेगेटिव नहीं हुई पिछले 3 साल के अंदर, लेकिन सिंगल डिजिट के अंदर थी, 1%, 2%, 3% के आसपास। इस क्वार्टर में बर्गर किंग ने अपनी SSSG 12% दिखाई है। नाउ यू नो कि स्टॉक 1 महीने के अंदर 60% कैसे ग्रो कर सकता है, क्योंकि SSSG अब 12% चली गई है, इंडस्ट्री लीडिंग। इसके अलावा डोमिनोज एक एक्सेप्शन है क्योंकि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में भी होते हैं और इंडिया से बाहर भी होते हैं, जिसकी वजह से इनकी SSSG हमें पॉजिटिव नजर आई है लगातार, है ना, जिसकी वजह से इनके स्टॉक की उतनी पिटाई नहीं हुई इन कंपैरिजन टू जो और स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। पिज्जा हट इज आउटलायर क्योंकि ये एक बकवास फ्रेंचाइजी है, ठीक है। ये कल भी नेगेटिव SSSG पे ऑपरेट कर रही थी और आज भी नेगेटिव SSSG पर ऑपरेट कर रही है। तो इन फिगर्स को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्केट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को कितना रिवार्ड करती है। तो अगर एक मैट्रिक्स आपको ट्रैक करना है इस सेक्टर के अंदर, तो वो मैट्रिक्स होना चाहिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अब सवाल ये उठता है कि 2023 के बाद ऐसा क्या हुआ जो सेक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई। देखिए, इसके लिए आप कोविड के बाद स्टोरी समझिएगा। 2021 के बाद इन सभी रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ नजर आई थी क्योंकि कोविड के बाद सभी लोगों ने बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से नए रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू कर दिया था, रिवेंज ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर के अंदर बहुत बहुत बढ़िया डिमांड नजर आ रही थी। 2021 के बाद बहुत सारे नए आईपीओ आए, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ आया, बर्गर किंग का आईपीओ आया, देवयानी और सफायर जो केएफसी की और पिज्जा हट की मास्टर फ्रेंचाइजी हैं उनका आईपीओ आया। ये सभी आईपीओ इसलिए आए क्योंकि उस समय डिमांड बहुत हाई नजर आ रही थी, इन सभी रेस्टोरेंट्स का फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा था। 2023 के बाद पूरा कंजम्पशन सेक्टर इन इंडिया टुक अ हिट क्योंकि कोविड के बाद जो वेज हाइक मिला था वो मिला था, लेकिन उसके बाद हमारी वेजेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गई। पूरे इंडिया के अंदर ये ट्रेंड नजर आया, जिसकी वजह से हमने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर दी। यानी QSR एक इस तरीके की स्पेंडिंग है जो आप मैंडेटरीली नहीं करते, आप सिर्फ जब करते हो जब आपकी जेब में ज्यादा पैसा होता है। वो स्पेंडिंग आपने कम कर दी, जिसकी वजह से पूरा कंजम्पशन सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता बुरा परफॉर्म करने लगा।
यही ट्रेंड हमने रिटेल के अंदर देखा है, जिसकी वजह से रिटेल स्टॉक्स उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना अच्छा 2023 से पहले कर रहे थे। तो कंज्यूमर सेंटीमेंट सबसे बड़ा रीजन था। इन्फ्लेशन हुई, एलपीजी के प्राइस चले गए, तेल के प्राइसेस ऊपर चले गए, फूड इन्फ्लेशन हुई, जिसकी वजह से इन सभी कंपनीज ने आहिस्ता आहिस्ता अपने प्राइसेस इंक्रीज करने शुरू कर दिए। अगर ये कंपनीज अपने प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो हम जैसे कस्टमर्स जाना अवॉइड करने लग जाएंगे, हम घर का खाना खाने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन था। जब कस्टमर्स ही आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स के ऊपर नहीं आएंगे तो क्या होगा? आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। दैट वाज द रीजन व्हाई दीज बिजनेसेस वर पनिश्ड लाइक एनीथिंग। उसके अलावा इन सभी स्टोर्स ने एक्सपेंशन बहुत रैपिडली की। आईपीओ का पैसा आया था, वो आईपीओ का पैसा कहां लगाना था? एक्सपेंशन में। आप एक्सपेंड करते हैं, आपके नए स्टोर्स मैच्योर होने में 2-3 साल ले लेते हैं, तो आपकी एवरेज डेली सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग गई। ऐसा ही होता है जब आपके नए स्टोर्स खुलते हैं बहुत रैपिडली इन कंपैरिजन टू योर एग्जिस्टिंग स्टोर्स। हर एक कंपनी 15% के आसपास, 10% के आसपास नए स्टोर्स एक्सपेंड कर रही थी। 15% इज अ वेरी रैपिड ग्रोथ। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर प्ले आउट हुआ। कोविड के बाद लोगों की हैबिट्स चेंज हो गई। अब लोग फूड डिलीवरी एप्स पर भरोसा करने लग गए। जोमेटो और स्विगी का जो भयंकर ग्रोथ हमने पिछले 5-6 साल के अंदर देखा है, दैट हैज कम एट एन एक्सपेंस ऑफ दीज क्यूएसआर चेन्स। देखिए, ये क्यूएसआर चेन्स नहीं चाहती कि आप लोग खाने को डिलीवर करवाएं, ये चाहती हैं कि उनके रेस्टोरेंट में आके लोग खाना खाएं, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो तो आपका जो बिल होता है वो हायर होता है। लेकिन जब आप ऐप से डिलीवर करवाते हो तो आप कंपैरिजन करते हो, आप ये देखते हो कि दूसरे वाला आदमी बर्गर कितने रुपए का दे रहा है। अगर लोकल चेन सस्ता बर्गर देगी तो आप उससे डिलीवर करवाओगे, जिसकी वजह से कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन बढ़ता है तो आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। अगर आप हैवी डिस्काउंट्स देंगे तो आपके मार्जिन्स डाउन डाउन डाउन। एग्जैक्टली यही प्ले आउट हुआ। सभी कंपनीज को अपनी टॉप लाइन बढ़ानी थी, जिसकी वजह से वो कंज्यूमर एक्वायर करना चाहते थे। कंज्यूमर एक्वायर करने के लिए जो जितनी भी एप्स हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिए गए। इन डिस्काउंट्स ने इन सभी कंपनीज की कब्र का काम किया, जिसकी वजह से इन सभी कंपनीज के ओवरऑल मार्जिन्स डिप्रेस होने लगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कंपनी अपनी टॉप लाइन एक्सपेंड कर रही थी ड्यू टू स्टोर एक्सपेंशन, है ना। तो वो बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं था। मार्केट को साफ साफ नजर आ गया था कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इस सेक्टर के अंदर। अब 2027 में ऐसा क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज तो जो मार्केट को नजर आ रही है वो आ रही है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगेन पॉजिटिव हो गई है। जब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब यह है कि लोग दोबारा से रेस्टोरेंट्स के अंदर डाइन इन करने जा रहे हैं। जो कस्टमर्स घर पे बैठकर ऑर्डर कर रहे थे वो शायद इन रेस्टोरेंट्स में दोबारा आने लग गए हैं। सभी मैनेजमेंट की कौन कौन अगर आप इस क्वार्टर में सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर सेंटीमेंट्स बेटर हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है। हाउएवर, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन कर देना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि कंज्यूमर बहुत बहुत रैपिड स्पीड से क्यूएसआर चेन्स के अंदर खाना खाने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ ना इस वजह से भी आई है कि इन सब कंपनीज ने अपने जो एक्सेसिवली डिस्काउंट से दे रहे थे ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है। डिस्काउंट्स देना कम कर दिया है और कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है ना, वो इस चीज के ऊपर कर रही है कि हमारे स्टोर्स के अंदर आओ, स्टोर के अंदर बैठ के खाओ, ताकि हम आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी दे सकें। जो डिस्काउंट जोमेटो पर और स्विगी पे चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। 15-20% टेक अवे रेट तो स्विगी का और जोमेटो का है, 15-20% तो मार्जिन आपका वही खा जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब कंज्यूमर इनके स्टोर के अंदर आना बढ़ गए, उसकी वजह से मार्केट ने इन बिजनेसेस को रिवार्ड करना शुरू किया है। सो डाइन इन हैज डन अ कमबैक। सभी कंपनीज ने 2 से 3% की इंक्रीज दिखाई है कि अब लोग 2 से 3% ज्यादा आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, रादर देन ऑर्डरिंग। इसके अलावा ना इन कंपनीज ने रादर देन गिविंग डिस्काउंट ऑन एवरी मील, दे हैव बिकम मोर स्मार्टर। कैसे? सभी कंपनीज ने ना वैल्यू मील्स लॉन्च किए हैं। 99 रुपए के मील्स, 80 रुपीज के मील्स, 120 रुपए के मील्स। ये वो मील्स हैं जिनसे अट्रैक्ट होकर नए कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे मील्स भी लॉन्च किए हैं जो हाई वैल्यू मील्स हैं। कोरियन मील्स लॉन्च कर रही है कोई कंपनी गोरमे बर्गर्स लॉन्च कर रही है, गोरमे पिज्जाज लॉन्च कर रही है। ये वो कैटेगरीज हैं जो उन कस्टमर्स के लिए हैं जो ऑलरेडी आपसे बहुत हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यानी जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए सस्ते मील्स, 100 रुपए के मील्स, 99 रुपए के मील्स, वहां पर मार्जिन कम है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कंज्यूमर की हैबिट चेंज कर रहे हो। रेस्टोरेंट में आइए, 100 रुपए का मील खा के जाइए, अगली बार आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे जब आपका शायद टिकट प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 500 रुपए हो जाएगा। हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपके पास बार बार आते हैं, उनको महंगे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बेचे जाए,
नए नए प्रोडक्ट्स निकाले जाएं। इस स्ट्रेटेजी को बारबेल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। पिछले 2-3 साल से ये सभी कंपनीज हैवी डिस्काउंट की बजाय इस स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रही हैं, ताकि सभी मेन्यूज में डिस्काउंट कम किए जा सके, लेकिन नए कस्टमर को भी सस्ते ऑफर्स देके आप लुभा सके, अपने स्टोर में लेकर आ सके। एंड दिस स्ट्रेटेजी हैज वर्कड रियली वेल फॉर ऑल दीज कंपनीज। जब आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। जो आपके पुराने स्टोर पिछले 3 साल से आप खोल रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। वो जैसे जैसे मैच्योर होंगे, आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। कई कंपनीज में तो दुगने मार्जिन हो गए पिछले क्वार्टर से, अगर हम कंपेयर करेंगे तो। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी उतनी रैपिडली नहीं बढ़ रही जितनी रैपिडली पिछले 2-3 साल के अंदर थी। इन्फ्लेशन में भी हमने इंप्रूवमेंट देखी है, जिसकी वजह से कंपनीज के ग्रोस मार्जिन, पूरी सेल्स माइनस रॉ मटेरियल के प्राइसेस, ग्रोस मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हमको। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। शॉर्ट में आंसर दूं तो नहीं पता। हम सिर्फ एजुकेटेड गैस कर सकते हैं, हम सिर्फ एजम्पशंस कर सकते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख सकते हैं। हम गारंटी से नहीं कह सकते कि Q1 में जो टर्न अराउंड नजर आया है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 FY27 वाज एन एक्सेप्शन। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई सेक्टर बहुत बुरे समय से गुजर रहा होता है तो देयर इज अ रिवर्जन टू मीन फिलॉसफी, यानी वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 साल तक, तो चांसेस हैं कि अगले 2 साल तक वो कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, रिमेंबर द वर्ड। गारंटी नहीं है कि ये सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर अगले 1-2 क्वार्टर्स में भी अगर हमें रिजल्ट्स ऐसे ही अच्छे नजर आते हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि शायद ये ट्रेंड लंबे समय के लिए ट्रेंड चलने वाला है। रिमेंबर, ये ट्रेंड जब शुरू हुआ है जब शेयर मार्केट भी पूरी पिछले 2 साल से साइडवेज ट्रेंड कर रही थी। अगर शेयर मार्केट अगले 3 साल में अच्छा परफॉर्म करती है और इस सेक्टर के अंदर हमें डिमांड दोबारा से अच्छी इंप्रूव होती हुई नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर प्राइस वाइज बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपने इस क्वार्टर में देख लिया कि हल्के से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मार्केट इन स्टॉक्स को बहुत रैपिडली री-रेट कर रही है। अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 40%, 30%, 50% डाउन है ना। अभी भी मुझे ऐसा लगता है ये डिस्काउंट पर अवेलेबल है, लेकिन अगर अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्राइस रिकवरी भी बहुत रैपिडली होने वाली है ना। इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको रिस्क भी देखने हैं और रिवार्ड भी देखना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी है कि आप रिस्क और रिवार्ड को अच्छी तरह बैलेंस कर सके। यानी किसी भी सेक्टर के ऊपर आप ओवर द टॉप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना है, तभी बात बनेगी। आई होप आपको ये सेक्टर और ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।